नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 28 अप्रैल के महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्न, करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों पर और अपने फ्रेंड सर्कल में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, आग लगा दें इस वीडियो को शेयर कर कर। तो यह वीडियो स्पेशल बनाई गई है HSSC, एसएससी, रेलवे, बैंक और जहाँ पर करंट अफेयरों के प्रश्न पूछी जाती है। तो ये कहते हैं ना, ये सभी गवर्नमेंट के सभी एग्जामों के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते नाबूद करने के लिए और अपने माता पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने के लिए अपनी पेन कापी नोटबुक साथ लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है कामयाबी तक, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी फ्री में PDF मिल जाएगी। और आपको एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा, हम प्रतिदिन डे बाय डे इसकी हिस्ट्री कराते हैं, क्या क्या आपकी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम प्रतिदिन इस चैनल पर ये भी कराते हैं कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? वक्त बुरा हो तो मेहनत करना। यदि आपका वक्त आपके अनुकूल नहीं चल रहा है तो आप मेहनत ज़रूर करें, और यदि आपका वक्त आपके अनुकूल या अच्छा हो तो किसी की मदद ज़रूर करना। तो वक्त यदि आपका अनुकूल नहीं है, आपके साथ नहीं चल रहा है, तो आप अपनी मेहनत पर अपने प्रतिद्वंदियों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्किप ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं 28 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारी नियुक्ति अपॉइंटमेंट से बनी है। तो पहली न्यूज़ क्या बनी है? पहली न्यूज़ ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है, बिल्कुल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं एमेनुअल मैक्रो। एमेनुअल मैक्रो फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। यह मैका ला रिपब्लिक एन मोर्च पार्टी से संबंधित रखते हैं और इन्होंने मरीन ले पेन को 58.2% वोट से विजयी रहा है, और इन्हें जो कुल वोट मिली हैं 58.2% मिली हैं, जबकि इसके प्रतिद्वंदी जिसका नाम है मरीन ले पेन, उन्हें 41.8% वो मिली हैं। तो फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी का नाम यूरो है, और फ्रांस के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जो PM है वो जीएन कास्टेक्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिसेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट क्या क्या हुई है। तो थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे, काफ़ी हैं, जो इम्पोर्टेंट होगी आपको बता दी जाएगी। पहली है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने? स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट गोलोव। इवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये पेट्रिक अच्छी। सर्बिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, कौन? अलेक्सेंडर। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं सरदार। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। चिली के 36वें राष्ट्रपति कौन है? वो गैब्रियल बोरिक है। कौन? याद रखें, गैब्रियल बोरिक चिली के 36वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इस पर, नोट जरूर करा करें डेली। ये भी इम्पोर्टेंट। अगली, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है वो बनी है कैटालीन नोवाक। इम्पोर्टेंट है भाई, कैटालीन नोवाक बनी है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक। जर्मनी के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं फ्रांक वेल्टर। पेरू की प्रधानमंत्री बने हैं एनीवाल टोरेस। बुर्किना फैसो के बने हैं पॉल हेनरी। इटालियन के राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं सर्गियो। पुर्तगाल के PM बने हैं एंटोनियो। होंडुरास के जियोमारा कैस्ट्रो। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं अली खान सेमलोव। निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं डैनियल ओर्टेगा। चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं मैरियाना एलिसा। और मैरियाना एलिसा
अब्दुल्ला हैमडॉक बने हैं सूडान के प्रधानमंत्री। नॉर्थ मैकडोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं दिमितार। बैंकिंग और फाइनेंस से क्या न्यूज़ बनी है? इकोनॉमिक्स से पहली न्यूज़ बनी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है भी। आज की न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस बैंक पर आरबीआई ने 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगली खबर है, आरबीआई ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका उत्तर होगा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर। कितने रुपए का लगाया है? तो 12 लाख रुपए का लगाया है। और क्यों लगाया है, कारण पूछें तो ये जमा पर ब्याज दर जारी के निर्देश का ना पालन करने के आधार पर। और ये पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा लगता है, तो ये 1949वें अधिनियम के द्वारा मौद्रिक जुर्माना लगाया जाता है। अगर पूछे किस धारा के तहत लगता है, तो यह 46(4)(1) 56 के साथ पठित 47(1)(1) के द्वारा ये जुर्माना लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई के द्वारा किस किस बैंक पर रिसेंटली जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने 36 लाख का जुर्माना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया। आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई के द्वारा मन्नूपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई के द्वारा 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया गया। और 30 लाख का जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया गया है। आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वन मोबिक और स्पाइस मनी एप्लीकेशन पर लगाया गया है। और आरबीआई के द्वारा 30 लाख का जुर्माना जापान मफजी बैंक पर लगाया गया है। और आरबीआई के द्वारा 93 लाख का जो जुर्माना है वह एक्सिस और आईडीबीआई बैंक पर लगाया गया है। तो ये हमारे रिसेंट आरबीआई के द्वारा लगाए गए जुर्माने हैं। किस बैंक पर कितना लगा है लिस्टेड। और यदि आपको ये समझ नहीं आती है तो आप हमारे पीडीएफ पर देख सकते हैं। कामयाबी तक चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। तो तीसरी खबर क्या बनी है? तीसरी खबर बनी है, एयरटेल पेमेंट बैंक इनसाइड बैंक ने एफडी की पेश करने के लिए समझौता किया है। तो एयरटेल बैंक पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो इनसाइड बैंक के साथ समझौता किया है। चौथी खबर क्या बनी है? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भाई। सूर्योदय स्माइल फाइनेंस बैंक ने किंड्राइल के साथ समझौता किया है। तो किंड्राइल बैंक ने किसके साथ समझौता? सूर्योदय स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। तो सर्वोदय स्माइल फाइनेंस बैंक का जो एमडी या सीईओ है वो आर भास्कर बाबू है और हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में है। बैंकिंग न्यूज़ क्या है? अडानी पावर का मार्केट कैप 1 लाख रुपए में ऊपर है। अच्छा जी, अडानी पावर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। तो अगली खबर क्या बनी? इंपॉर्टेंट खबर है भाई। आप इस पे आप ट्रिपल क्या 4 स्टार जरूर लगा लें। 4 क्या, मैं आपको इस खबर को बताता हूँ, ये खबर आपकी 1000 स्टार है। ये एग्जाम में देखने को जरूर कोई कोई खबर ऐसी आती है जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस खबर को आप लाइटली ना लें, नोट जरूर करें भाई। मैं आपको बता दूंगा कौन सी खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी और कौन सी आपको अति महत्वपूर्ण नहीं होती। तो पहली खबर अति महत्वपूर्ण निकली है। ये जो खबर निकली है, क्या खबर है? पल्ली गांव बना भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। इंपॉर्टेंट हो जाती है, टाइटल हो जाता है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो ये बनी है पल्ली गांव। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो कहाँ है? जम्मू के सांबा जिले में स्थित है जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ग्रामीणों की मदद
से इस योजना को 500 किलोवाट सौर संयंत्र की 3 सप्ताह के रिकॉर्ड के समय में पूरा किया गया है। तो इन्हें 3 सप्ताह लगे हैं इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए। सौर ऊर्जा परियोजना 2.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। इसमें जो लागत लगी है वे 2.75 करोड़ रुपए की लागत लगी है। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत मॉडल पंचायत ने 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करने के लिए कुल 6408 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1500 सौर पैनल लगाए गए थे। अगली खबर भी ट्रिपल स्टार क्या 1000 वाली स्टार वाली न्यूज हो जाती है। तो पहली खबर से क्या न्यूज बन सकती है, तो किस प्रकार प्रश्न भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पार्क नहीं पंचायत कौन सी है? पल्ली गांव है। पल्ली गांव किस जिले में है? सांबा जिला किस राज्य में है? जम्मू में है। और कितने समय लगा है इसमें? 3 सप्ताह लगे हैं तैयार करने में। लागत पूछें तो 2.75 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और यह किस कार्यक्रम के तहत कार्य करती है? तो ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत यह कार्य करती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस न्यूज़ से। तो अगली खबर भी 100% आने वाली है। हर गांव में पुस्तकालय वाला जामताड़ा बना देश का पहला जिला। तो प्रश्न पूछा जाएगा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा जामताड़ा। अब बात कर लेते हैं जामताड़ा है कहाँ। जामताड़ा झारखंड में जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहाँ सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस जिले की ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं? तो इसका उत्तर होगा झारखंड। अगर पूछा जाए कौन सा जिला है तो जामताड़ा जिला है। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के अंतर्गत 118 ग्राम पंचायत हैं। जो जामताड़ा जिले में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो 118 हैं। प्रत्येक पंचायत में एक सुनिश्चित पुस्तकालय है। अब रिवीजन पॉइंट बात कर लेते हैं, अति महत्वपूर्ण है बिल्कुल। आप इंडिया आज फर्स्ट भारत में पहला पहली न्यूज है। भारत की पहली 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमर्स बाय द ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड जोरहाट पंप स्टेशन इन असम। तो ये प्रश्न किस प्रकार आ सकती है न्यूज। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्योर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह असम के जोरहाट में किया गया है। याद रखें असम के जोरहाट में पहला 90.999% ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट। और किसके सहयोग से किया गया है? तो उत्तर होगा इंडियन ऑयल लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। अब दूसरी खबर है राष्ट्र का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम हैज बीन अनवील्ड एट द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गांधीनगर गुजरात। तो क्या खबर बनी है, भारत राष्ट्र का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह है गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। इस प्रकार न्यूज बन सकती है आपके यहाँ से। तो आगे बात करते हैं भारत का पहला 100% महिलाओं के लिए औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। ये न्यूज मैं आपको बताते हैं, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बिल्कुल एक न एक जरूर मिलेगा इससे देखने को। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की पहली एम्बुलेंस जो गली के जानवरों के लिए शुरू की गई है, तो यह की गई है चेन्नई के अंदर। भारत की पहली मिक्स हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया है। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत कौन सी बनी है? तो इसका उत्तर होगा कम्बलंगी पंचायत केरल की। देश की पहली पेपरलेस कोर्ट कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा केरला हाई कोर्ट बनी है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। तीसरी खबर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आई आज।
मैं आपको बताता आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखें, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। रिवीजन भी होगा, हम रिवीजन तो कराते ही कराते पर डे। भारत ने पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है। तो भारत ने किस फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है? तो इसका उत्तर होगा पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। भारत ने पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। तो भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID ने इंडिया पवेलियन को डिजाइन किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित फ्रेंच अनुवाद में 10 सचित्र बच्चों की पुस्तकों को भारतीय प्रस्तुतियों को बेचा प्रदर्शित किया गया है। चौथी न्यूज़ क्या बनी है? इम्पोर्टेंट है, चौथी न्यूज़ भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है। भारत ने सबसे ज़्यादा झंडे लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे ज़्यादा झंडा लहराने का गिनीज रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है भारत ने। और पूछे कितने झंडे लहराए गए थे? तो इसमें झंडे लहराए गए थे 78,220 झंडे लहराए गए थे एक साथ। अब न्यूज़ की पूरी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने एक साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नाम दर्ज किया है। जगदीशपुर के दुलेर मैदान में, याद रख, ये भी पूछ सकते हैं किस मैदान में। यदि आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे छोटी मोटी लाइनों को जरूर पूछें जो इसमें कथन और तर्क वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। बीपीएससी के, एमपीएससी के, एचएससी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत ने किस मैदान में, यह सब पूछा जाएगा कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने 78,220 झंडे एक साथ लहराए हैं। तो वे जगदीशपुर के दुलेर मैदान में लहराए हैं। और अगर ये भी पूछा जा सकता किस उत्सव के दौरान लहराए गए हैं, तो ये वीर कुंवर सिंह कार्यक्रम के तहत ये तिरंगा लहराए गए। तो ये भी न्यूज़, मैं इसे 1,00,000 स्टार देना चाहूँगा। इस न्यूज़ को अति महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कार्यक्रम जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह की जीत पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। अब ये पूछ सकते हैं कि भाई जगदीशपुर मैदान है कहाँ? तो जगदीशपुर मैदान, तो आपको बता दें, वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 के क्रांतिकारी थे और ये बिहार से संबंध रखते थे, बिहार से संबंध रखते थे ये। तो रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उज्जैन इन मध्य प्रदेश के उज्जैन में रिकॉर्ड बनाए हैं। रिकॉर्ड एक साथ लैंप जलाए गए हैं 10 मिनट में। तो किस राज्य में एक साथ 11.71 दिए एक साथ जलाए गए हैं 10 मिनट में? तो इसका उत्तर होगा उज्जैन इन मध्य प्रदेश में। और ये क्यों जलाए गए हैं? तो ये शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के दौरान, ये बोले तो जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में एक साथ 11.71 लाख दिए 10 मिनट के अंदर मध्य प्रदेश के उज्जैन में जलाए गए। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो खबर निकल के आई है, क्या खबर बनी है। फर्स्ट ईवर गाइडनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 अचीव वन बाय इंडिया टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट जेसी चौधरी। न्यूमरोलॉजी में जेसी चौधरी ने एजुकेटेड अबाउट द साइंस अबाउट द 6,000 पार्टिसिपेंट, एक साथ 6,000 एजुकेट एंशिएंट साइंस में लगभग एक साथ 6,000 ने भाग लिया था। तो अवार्ड और ऑनर से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है भाई, राघव चड्ढा, राधिका गुप्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट 2022 में शामिल हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी मैं इसे भी ट्रिपल स्टार क्या 4 स्टार देना चाहूँगा।
तो कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्लास ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स में शामिल हुए हैं वो राधा चड्ढा और राधिका गुप्ता को शामिल किया गया है। आम पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा, यूक्रेनी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री और डिजिटल परिवर्तन मंत्री माइखाइलो फेडरोव और एडवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता। तो ये कौन है? म्यूचुअल फंड की सीईओ हैं राधिका गुप्ता। इन्हें इकोनॉमिक फोरम की 2022 की युवा वैश्विक नेताओं की सूची में नामित किया था। अब बात कर लेते हैं आर्ट और कल्चर में। इम्पोर्टेंट खबर है भाई, आर्ट ऑफ कल्चर में मनासी जोशी जो एक एथलीट खिलाड़ी हैं उन्हें आर्ट और कल्चर के लिए नामित किया है। बिजनेस के लिए राधिका गुप्ता को किया है और पब्लिक फिगर के लिए राघव चाड्डा को किया है। सोशल इंटरपेरियर के लिए जसप्रीत बंसल को नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के बारे में। ये भी फुल फॉर्म जरूर पूछ ली जाती है, कभी कभी कोई वनडे एग्जाम होते हैं उसमें फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना जनवरी 1971 को हुई। इसके जो फाउंडर थे वे कुलास सचवाहा हैं और हेडक्वार्टर इसका क्लोंगी स्विट्जरलैंड में है। तो दूसरी न्यूज क्या है? मेघालय की ई प्रस्ताव प्रणाली ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, वर्ल्ड समिट ऑन द इकोनॉमिक सोसाइटी फोरम पुरस्कार। तो प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो यह मेघालय राज्य के द्वारा जीता है, मेघालय की ई प्रस्ताव प्रणाली के द्वारा जीता गया है। ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। तो आज की न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें, रामनाथ गोयनका अवार्ड, रामनाथ गोयनका ने जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है जो फोटो जर्नलिस्ट में दिया जाता है वो किसने जीता है? वो जिसाने लातीफ के द्वारा जीता गया है रामनाथ गोयनका अवार्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल अवार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अवार्ड जो जीता वो डॉक्टर सतीश आदित्य के द्वारा जीता गया है। कमेटी और पैनल से क्या खबर बनी है? सेबी ने अपनी मार्केट डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है MS साहू की अध्यक्षता में। तो सेबी ने मार्केट डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो MS साहू की अध्यक्षता में किया गया है। आगे बात करते हैं। तो सपोर्ट से क्या न्यूज बनी है? सपोर्ट से जो न्यूज बनी है वो खबर बनी है, पहली न्यूज, मैक्स वेस्टेपेन एलेन थॉम्सन हेरा ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का 2022 नामित किया। ये ट्रिपल स्टार का, इसे मैं 1000 स्टार देना चाहूँगा। तो आज का वीडियो तो अति महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न कैसे आएगा? लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन और वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए कौन नामित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा मैक्स एन एलेन। ए मैक्स याद रखें, ए मैक्स लेन याद रख सकते हो आप। ए मैक्स लेन एलेन और मैक्स वेस्टेपेन को नियुक्त किया है लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन और वुमेन के लिए। F1 चैंपियन मैक्स वेस्टापेन ये F1 चैंपियन है। 2022 लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि जमैका ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्सन हेरा को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों की मान्यता देता है। अब हम बात कर लेते हैं किसने क्या पुरस्कार जीता है। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का प्राइज जीता है वो अमना रेडू कानू के द्वारा जीता गया ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड। लोरियस स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड, जो लोरियस स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड है वो वल्टेंटिनो रोसी के द्वारा जीता गया है। लोरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये टॉम ब्रैडी के द्वारा जीता गया है।
एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड यह रॉबर्ट लेवेंडोस्की के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड इटली मेंस फुटबॉल टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर इटली की फुटबॉल टीम बनी है। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो जीता है वो सिकाई ब्राउन के द्वारा जीता गया है। सपोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर विद द डिसेबिलिटी अवार्ड जो मर्कल हक के द्वारा जीता गया है। लोरियन सपोर्ट्स फॉर द गुड सोसाइटी अवार्ड जो रियल मैड राइड के द्वारा जीता गया है। एक्शन सपोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड वेथनी सैरियवर के द्वारा जीता गया। अब समझौता और एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है और कौन किसके साथ मिला है। तो आईआईटी दिल्ली ने भारत की शक्ति पर अनुसंधान करने के लिए पोसोको के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी दिल्ली ने पोसोको के साथ क्यों समझौता किया, तो इसका उत्तर होगा भारत की शक्ति पर अनुसंधान के लिए। अब पोसोको के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है और इसके जो ओनर है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। दिल्ली पंजाब सरकार ने ज्ञान साझा करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ज्ञान साझा समझौता पर हस्ताक्षर किस किस ने किया है, तो दिल्ली और पंजाब के द्वारा किया गया है। तीसरी खबर है, भारतीय यूक्रेन ने परमाणु ऊर्जा नवाचार साझेदारी की समझौते पर ज्ञापन रखते हैं। तो परमाणु ऊर्जा और नवाचार साझेदारी पर समझौता किस देश के बीच हुआ है, तो भारत और यूक्रेन के मध्य हुआ है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो पहला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वह हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा डे 26 अप्रैल को। इसकी थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर्स। दूसरी है चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस ये भी 26। तो ये जरूर याद रखें, ट्रिपल स्टार वाला हो जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो चौथी न्यूज जो बनी है, क्या बनी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। तो तीसरी जो खबर है न्यूज से, एक पेज थोड़ा सा डिसमिस हो गया था, इसमें बीच में पार्टनरशिप वाला आ गया था, लेकिन अब डे पे ही चल रहे हैं। प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस कब मनाते हैं। प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस जो मनाया जाता है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथी खबर है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है, तो यह 24 से 30 अप्रैल मनाया जाता है टीकाकरण सप्ताह। अब फेस्टिवल्स और इवेंट से क्या खबर बनी है, वह बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसे भी मैं 1000 पॉइंट देना चाहूँगा। इस खबर को भी जितने स्टार लगाए उतने ही कम है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो प्रश्न आएगा, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। अगर पूछे क्या नाम है, आहार नाम 2022 का नाम लिखा गया है। और कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादक निर्माण विकास प्राधिकरण अपेडा, याद रखें अपेडा के द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के साथ मिलकर नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन किया जा रहा है। तो अगली खबर है हमारे पास राष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों से। राष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश से मुंबई को टैप इन टैप आउट फीचर के साथ भारत की पहली डिजिटल बस सेवा मिली है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी खबर ट्रिपल स्टार वाले हो जाती है। टैप एंड आउट फीचर बस सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो ये मुंबई में शुरू की गई है। ऑबिटरीज से क्या खबर है, ऑबिटरीज का मतलब होता है जो अपना रिकॉर्ड बनाते हैं और या उनकी मृत्यु हो जाती है। दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तानाका का जापान में 119 साल की उम्र में निधन हो गया है। केन तानाका ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि 119 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गई है। केन तानाका, याद रखें जापान के। वन लाइनर प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर स्किप ना करें। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है, तो यह 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है एलन मस्क ने।
हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। याद रखें, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, नवीन पटनायक। हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 भारत पाक के युद्ध में दिग्गजों को किस राज्य में सम्मानित किया? तो असम में किया। हाल ही भारत के किस संघ के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद पर द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली में संपन्न हुई? यूरोपीय संघ के साथ। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने परसेवेरांस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो ये नासा के द्वारा कैप्चर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू प्रश्न क्या बने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजियम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। तो लॉजिसम वायु 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसी प्रकार आहार 2022 का भी आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के कितने राज्यों में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फार्मलाइजेशंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना किसके द्वारा परियोजित योजना है? तो यह केंद्र के द्वारा परियोजित योजना है, पीएमएफएमई परियोजना। पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कितने रोपवे के निर्माण किया जाएगा? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत 7 रोपवे का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है? तो पीएमएफएमई योजना के तहत। अगला प्रश्न, जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो इंपोर्टेंट है, ये भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न हो। जिला सूचकांक तैयार करने वाला पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो यह 4 जून 2022 से हरियाणा में किया जाएगा। 4 जून 2022 से चलेगा। पंचकुला में होगा, अंबाला में होगा, नई दिल्ली में होगा। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को किसने खरीदा है? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, एलन मस्क ने खरीदा है। कितने? $44 बिलियन में खरीदा है। यूएससीआईएफ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 में भारत के लगातार दूसरे वर्ष किस श्रेणी में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? तो यह विशेष चिंता वाले में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य व्यय में भारत की रैंक क्या रही है? तो याद रखें, ये भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न हो जाता है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 में सैन्य व्यय में, याद रखें, सैन्य व्यय में भारत की जो रैंक रही है वो 30 नंबर की रही है। अब बात कर ले जीएस बूस्टर 28 आज 28 अप्रैल के जीएस बूस्टर क्या है? भारत में टेलीग्राम, भारत या तार भेजने के लिए एक टेलीग्राम डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। भारत में पहली टेलीग्राम लाइन, याद रखें, 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई थी। ये प्रश्न कैसे बने? भारत में टेलीग्राम लाइन कहाँ स्थापित की? कलकत्ता से डायमंड हार्बर पार्क में स्थापित की 1851 में। इसे 27 अप्रैल 1857 को जनता के लिए खोल दिया गया था। पहला टेलीग्राम मुंबई में भेजा गया है। 1857 के विद्रोह के दबाने के लिए अंग्रेजों ने टेलीग्राफ प्रणाली का इस्तेमाल किया था। 1902 में सूचना प्रचलित हो गई थी। सरकार ने 14 जुलाई 2013 में टेलीग्राम को बंद करने का फैसला किया। तो याद रख, कब किया? 14 जुलाई 2013 में बंद करने का। इस संचार सेवा में 163 वर्षों तक भारत के लोगों की सेवा की क्रांति के बाद यह टेलीग्राफ प्रणाली वायरलेस हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे डेली जीके में चल रहे हैं वायसराय और गवर्नर जनरल चल रहे हैं। तो आज हमारा है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो समय काल रहा वह 1848 से 56 के मध्य रहा। 1848 से 1856 के मध्य लॉर्ड डलहौजी का जीवन काल रहा। तो बात कर लेते हैं अब हम इससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं लॉर्ड डलहौजी से। इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाली है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ? तो 1848 से 49 के मध्य हुआ। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कब मिलाया गया? पंजाब को कंपनी में कब मिलाया गया? तो
1849 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। निचले बर्मा या पेगु का अधिग्रहण 1852 में डलहौजी के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। व्यापतगत के सिद्धांत इंपोर्टेंट है। व्यापतगत के सिद्धांत शुभारंभ किसके अंतर्गत हुआ? तो यह 1848 में व्यापतगत का सिद्धांत डलहौजी के शासनकाल में हुआ। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 49 में मिला लिया गया, उदयपुर को 52 में मिला, झांसी को 53 में मिला लिया गया, नागपुर को 54 में मिला लिया गया, अवध को 56 में मिला लिया गया। तो एक बार हम आपको थोड़ा सा पेन चेंज, तो याद रखें में व्यापक सिद्धांत मतलब विलय की नीति भी कह सकते हैं। विलय की नीति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो ये सतारा से की गई। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे 1848 में मिलाया गया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर 48 के बाद जैतपुर संबलपुर 49 में, उदयपुर 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और अवध को 1856 को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला जो लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के। और कब आया? 1854 में। स्थानीय भाषा के स्कूलों और सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। रेलवे माइनूट 1853 में मुंबई इस थाने के मध्य प्रथम रेल चली। तो याद रखें भाई, किसके शासनकाल में प्रथम रेल चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब चली? 1853 में। और दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली। और अगला जो लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राफ और डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन। तो टेलीग्राफ लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो इसका भी उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लाइन द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, पेशावर की आपस में जोड़ा गया है तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। गंगा नहर को किसके शासनकाल में 1854 में खोल दिया? तो इसका उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना इंपोर्टेंट हो जाती है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया, किसके शासनकाल? लॉर्ड डलहौजी के में। पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई 1853 में। अब बात करते हैं अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग है। याद रखें भाई, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। याद रखें, इंपोर्टेंट है भाई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के 1857 में। 1857 का विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। अब भाई फिर दोबारा लॉर्ड कैनिंग बन चुका है। अब ये प्रश्न यहाँ पे इंपोर्टेंट, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इनका शासनकाल ही चल रहा है 1858 से 62 के मध्य। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन समाप्ति। शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रक ब्रिटिश ताज के हाथों में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1859 में। नागरिक विधि संहिता 59 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में। याद रखें भाई, इंपोर्टेंट हो जाते हैं। फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। तो भाई नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 60 में, फौजदारी विधि संहिता 1861 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारतीय शासन अधिनियम 1861 में, कैनिंग के शासनकाल में। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। पुलिस विभाग का गठन 1861 में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। उसके बाद भी लॉर्ड कैनिंग है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी में शासन की समाप्ति और शासन को प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज हाथ में चला गया। ये शायद हमने कर लिया है, दोबारा प्रिंट हो चुका है। लॉर्ड एलिंग प्रथम, अगला जो वायसराय होगा लॉर्ड कैनिंग के बाद वो होगा लॉर्ड एलिंग प्रथम 1862 से 63 के मध्य। बहावी आंदोलन, याद रखें बहावी आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था।
पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत पर कबालियों के दमन के लिए चलाया गया था। अबेला अभियान। अबेला अभियान फिर अगला है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस कौन थे? ये 1864 से 69 के मध्य रहे। इनके शासनकाल में भूटान आंदोलन युद्ध हुआ। कलकत्ता मुंबई मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना। याद रखें, कॉलेज पूछे, कलकत्ता मुंबई और मद्रास में कॉलेज पूछे लॉर्ड डलहौजी, अगर हाईकोर्ट पूछे तो लॉर्ड एलिंग प्रथम के शासनकाल में। अब अगला जो वायसराय होगा वो होगा लॉर्ड मेयो। जो इनका शासनकाल रहा वो 1869 से 72 के मध्य रहा। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। तो मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की। कहाँ की? ये अजमेर राजस्थान में की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल? लॉर्ड मेयो के। कृषि और वानिकी विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो। केंद्र प्रांत के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली, इसका शुभारंभ 1871 में लॉर्ड मेयो। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो 1861। राज्यों के रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ, राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ लॉर्ड मेयो। अगर पूछा जाए कि रेल कब बिछाई गई, किसके शासन? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हम प्रतिदिन एक ना एक वाइसराय गवर्नर जनरल आते हैं। अब हमारे गवर्नर जनरल खत्म हो चुके हैं, अब हम वाइसराय पे चल रहे हैं। पहला पूछें तो जो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग है। अगर पहला गवर्नर जनरल पूछते वारिंग हेस्टिंग है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम या सभी सोशल मीडिया जो आप चलाते हैं उन पर भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें कामयाबी तक यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मोज ऐप पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है कामयाबी तक और हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये लोगो है, यूट्यूब चैनल का लोगो है कामयाबी तक। इस लोगो को देखकर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब पर और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करदा करें। अच्छी लगे तो फिर मैं कहता हूँ वीडियो को अपने दोस्तों तक अपने सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कर दें। तो वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।